AS10 हम कर रहे थे, एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं अभी तक हमने क्या किया है। अब सारे यहां पे ध्यान दो भाई। सबसे पहले हमने पीपी का मीनिंग समझा था, AS10 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग समझा। पीपी का मतलब होता है वो सारी टेंजिबल एसेट्स जिसका इस्तेमाल आप करते हो एंड यूज मोर देन वन पीरियड होगा तो वो आपके लिए पीपी बन जाते हैं। आपके प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग, ये सारे के सारे पीपी के तौर पर क्लासिफाई होते हैं जिन्हें आप अपने बिजनेस में यूज करते हो और इनका यूज मोर देन वन पीरियड होता है। यूज आपका प्रोडक्शन में भी हो सकता है, औरों को सर्विसेज रेंडर करने के लिए भी हो सकता है, रेंटल पे देने के लिए भी हो सकता है, या इवन आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए यूज करो। यूज इज मोर और लेस रेलेवेंट, बट ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि उसका यूज 1 साल से ज्यादा चलेगा। अब अगर आपकी कोई आइटम पीपी है तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात, सिंस हम एसेट बेस्ड एएस कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? आप एसेट किसे कहते हो? एसेट बनने के लिए कितनी चीजें जरूरी है? दो। कौन कौन सी? पहला कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप किसी रिसोर्स को कंट्रोल करते हो एंड उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे देन दैट इज योर एसेट। और AS10 भी कहता है अगर आप अपनी पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉग्निशन के टाइम पे 2 क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। पहली बात, उसके क्या आएंगे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस एसेट का इस्तेमाल करके आपको फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर आप इसे अपने बुक्स में एज ए एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो। हमने इन दोनों का मतलब समझा था। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आपको फायदा मिले, और कॉस्ट बिकॉज इनिशियली अकाउंटिंग कॉस्ट पे होनी होती है इसलिए कॉस्ट का भी पता होना जरूरी है। फिर 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट बताए थे मैंने, लाइक स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये AS2 में भी जा सकते हैं और AS10 में भी जा सकते हैं। अगर इनका इस्तेमाल जब आप करोगे, स्पेयर पार्ट हो या स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो या सर्विस इक्विपमेंट, मैंने तीनों का मीनिंग भी कल बताया था। अगर इनका इस्तेमाल मोर देन वन पीरियड होना है तो फिर इन्हें आप पीपी बना देते हो, और अगर एक ही पीरियड में 2-3-4 महीने में सर कंज्यूम हो जाते हैं तो आप इन्हें इन्वेंट्री AS2 में ले जाते हो। इसके अलावा छोटे छोटे आइटम को एग्रीगेट करके हमें देखना होता है वेदर ये पीपी में क्लासिफाई होगा या नहीं होगा। डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट जो होते हैं, छोटे मोटे रिपेयरिंग के खर्चे जो होते हैं, वो हमेशा कहां जाते हैं? आपके एसपीएल में। कैपिटलाइज नहीं होते बिकॉज वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। एंड एक मेजर पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था जिसका एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मशीन का आप एक पुर्जा, एक पार्ट बदल देते हो, तो ऐसे केसेस में सर ऑब्वियस काम क्या होगा? पुराना पुर्जा जो बदला है उसकी वैल्यू को तो कॉस्ट में से हटाना पड़ेगा WDV में से, और नया जो पुर्जा आया है उसको जोड़ना पड़ेगा। अब पुराने वाले को हटाने के लिए उसकी WDV देखी जाती है। तो कल मैंने एक एग्जांपल करवाया था जिसमें पहला केस था कि हमें पहले से पता है कि जिस दिन खरीद के ला रहे हैं मशीन इनिशियली, उस दिन वो मोटर कितने की आई, तो 3 साल बाद उसकी WDV क्या बच गई होगी वो हम निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसे हटा देंगे और नया पार्ट एज इट इज ऐड कर देंगे। इसे कहते हैं डी रिकॉग्नाइज करना पुराने पार्ट को और रिकॉग्नाइज करना नए पार्ट को। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हमें ये पता ही ना हो कि इनिशियली खरीद के लाए हैं, उस दिन नया पार्ट जो हमारा आया है वो कितने का आया है। तो ऐसे केसेस में हमेशा हमें सिर्फ आज का प्राइस पता होगा, ये पता ही नहीं होगा कि 3-4 साल पहले कितने में खरीदा गया था। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया था? इन्फ्लेशन रेट गिवन होगी क्वेश्चन में, और महंगाई का इफेक्ट एडजस्ट करते हुए हम ये देख लेते कि अगर ये चीज आज 3 लाख की आई है तो आज से 3-4 साल पहले कितने की रही होगी। बस उसी प्राइस को हम बेस प्राइस मान के WDV निकाल लेते हैं। और मैंने इसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस भी करने को कहा था। हुए क्वेश्चन? सबने किए? हाँ, डिस्काउंट रेट इन्फ्लेशन रेट ही होती है। डिस्काउंट रेट बोल दो, इन्फ्लेशन रेट बोल दो, बात एक ही है उसका। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब भी वही होता है कि इस प्राइस को डिस्काउंट किस रेट से करना है। डिस्काउंट करने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना। इन्फ्लेशन में भी हम वही करते हैं। हो गए दोनों क्वेश्चन? किस किसने किए ईमानदारी से बताओ। बाकी क्वेश्चन मैंने 2 दिए थे, एक क्यों किया? इन टॉपिक में ना बहुत गिने चुने क्वेश्चन है। AS10 में अगर आप बुक क्वेश्चन देखोगे एग्जाम्पल के पीछे तो थोड़े से ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन करके नहीं देखोगे, किसका?
अरे इसमें क्वेश्चन बीच में है, ये नोट्स इकट्ठे हैं। आप पेज नंबर, मतलब पहले थ्योरी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, एएस वाइज है, नीचे है क्या पेज नंबर? ठीक है, इसमें नहीं दिख रहे। हमने ऑलरेडी, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, आप इससे जस्ट पहले देखोगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, कल हमने डिस्कस किए थे। ये 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, और इवन हमने जो नीचे क्वेश्चन गिवन एग्जाम्पल के बाद, इन क्वेश्चंस में भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने आपको दोनों होमवर्क में दिए थे। अच्छा, जिन्होंने किए हैं क्या उनके हो गए क्वेश्चन? चलो, जिन्होंने नहीं किए हैं आज कर लेना, आज अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। बस अब सारे यहां पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ पीपी। जब हम कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट खरीद के लाते हैं, आप खरीद के लाओगे, एंट्री करते हो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैल्यू क्या दिखाई जाती है? जितने पे खरीद के लाए हो या जो मार्केट वैल्यू है, जितने पे खरीद के लाए हैं। ऑब्वियस है, हमेशा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदोगे, इनिशियल रिकॉर्डिंग किस पे की जाती है? कॉस्ट पे। प्रिंसिपल कहता है ये स्टैंड का कि ऑलवेज रिकॉर्ड पीपीई एट कॉस्ट, हमेशा आपको उसको किस पे रिकॉर्ड करना होता है? कॉस्ट पे। अब लेट्स से मैं प्लांट लाया 5 लाख का, और रास्ते में 50,000 रुपए का भाड़ा फ्रेट देना पड़ गया, क्या करोगे उस फ्रेट का? कॉस्ट में एडअप करेंगे। लाने के बाद सर 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे लग गए, क्या करोगे? ऐड करेंगे। तो बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या है, क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। AS10 कहता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद के लाओगे, इनिशियली उसे किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट पे। और कॉस्ट क्या होगी ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है। अगर तुम्हें ध्यान हो AS2 इन्वेंट्रीज, वहां पे हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की, तो फिनिश्ड गुड्स हो या WIP हो, वैल्यू करने का प्रिंसिपल क्या था? कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज। वहां पे हमने NRV निकालना सीखा था या नहीं? हमने वहां कॉस्ट भी सीखा था, और मैंने बताया था जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो 2 केस बन सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट अलग तरीके से निकलते हैं, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट अलग तरीके से। ध्यान है? सेम ऐसे ही AS10 कहता है सर कॉस्ट निकालनी है, पहली एंट्री हमेशा कॉस्ट पे होती है, तो कॉस्ट किसे कहा जाएगा? तो AS ने कहा इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एक्विजिशन। आपने खरीदा कैसे उस बात से निर्भर करेगा कि कॉस्ट क्या है। सर खरीदे कैसे जा सकती है? 4 तरीके हैं। एक एसेट को एक्वायर करने के आपके पास 4 तरीके हो सकते हैं। केस 1, आपने परचेज किया है बना बनाया प्लांट, बनी बनाई मशीनरी, बने बनाए कोई इक्विपमेंट, आपने खरीदा है मार्केट से। दूसरा सिनेरियो, सर हमने खरीदा नहीं है, हमने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम बाहर से ना खरीद के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने इंटरनल ऑफिस पर्पसेस के लिए, ऑफिस यूज के लिए बिल्डिंग बना रही है, बनी बनाई नहीं खरीदी, हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम मटेरियल लेके आएंगे, लेबर लगाएंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे और बिल्डिंग को बनाएंगे। तो सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती है। थर्ड सिनेरियो, एक्सचेंज करके लाए हैं, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, अदला बदली करना, एक एसेट दे दी दूसरी एसेट ले ली, हो सकता है साथ में थोड़ा बहुत कैश भी दे दे, जैसे हम एक्सचेंज ऑफर कई बार अप्लाई करते हैं। मान लो ऑनलाइन में मुझे कोई नया मोबाइल फोन खरीदना है, वो 60,000 का है, और मेरा एग्जिस्टिंग फोन 15,000 रुपए में वो लेने को तैयार है, तो क्या मुझे एडिशनली 45,000 कैश भी देना पड़ेगा? यस, दिस इज द केस ऑफ एक्सचेंज। एक तो प्योर बार्टर होता है, प्योर बार्टर में क्या होता है? कैश कुछ नहीं होगा, बस सामान के बदले सामान, कोई अदर कंसिडरेशन नहीं होगा। लेकिन एक होता है कि एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज में आपका हो सकता है थोड़ा बहुत अदर कंसिडरेशन कैश फॉर्म में या अदर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो तीसरा सिनेरियो बनेगा सर एक्सचेंज के केस में लाए हैं। एंड फोर्थ केस, गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिला हो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर हमें फिक्स्ड एसेट खरीदने पर गवर्नमेंट ग्रांट मिला हो, तो फिर क्या किया जाता है? 2 तरीके थे, याद है क्या क्या थे? एक तो ग्रॉस मेथड था और एक नेट। ग्रॉस मेथड में हम क्या करते थे? सब्सिडी को कॉस्ट में से माइनस करते थे या नहीं? ग्रॉस मेथड, ग्रॉस में नहीं करते, हम उसे डेफर्ड इनकम ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, याद आया कुछ कुछ? और नेट में क्या करते थे? कॉस्ट में से माइनस।
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट और परचेज वाला केस है ये हम डिस्कस नहीं करते, ये एस 12 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा इस चैप्टर में इस एएस में तीन मेन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। फोर्थ वाला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, हम ऑलरेडी एएस 12 में कर चुके हैं। मोटा मोटी वैसे समराइज करवा दूंगा क्या था, फिर से याद करवा दूंगा, अदरवाइज हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन ऑलरेडी एएस 12 में ही कवर होते हैं, यहाँ नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास वैसे तो 4 तरीके हो सकते हैं एक्वायर करने के, कौन कौन से? परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सचेंज या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट। हमें इस चैप्टर में ये 3 के ऊपर फोकस करना है। क्लियर पॉइंट? अब पहला केस स्टार्ट करते हैं, परचेज ऑफ पीपी। बहुत सिंपल सा रूल है, चाहे आप बना रहे हो चाहे आप खरीद रहे हो, जब तक वो एसेट उस लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए जैसा मैनेजमेंट चाहती है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट बताऊंगा, क्रक्स है दोनों टॉपिक का। जब तक वो एसेट उस लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए जैसा मैनेजमेंट चाहती है, तब तक के सारे नॉर्मल एक्सपेंस कैपिटलाइज करने होते हैं, इन्हें कॉस्ट में एडअप करने होते हैं। मान लो मुझे एक प्लांट है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल करना है, मैनेजमेंट चाहती है कि यहाँ पे इंस्टॉल करें, तो अप टू इंस्टॉलेशन जितना भी खर्चा होगा ना, लाने का लगाने का सारा एडअप होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम मशीन खरीदने गए, 50 लाख की मशीन आई, क्या ये कॉस्ट में एडअप होगी? यस। फिर सर खरीदा था ना जब 50 लाख में, तो रास्ते का भाड़ा लग गया 2 लाख रुपए, क्या ये भी कॉस्ट में एडअप होगी? यस। सर जब ला रहे थे रास्ते में टोल चार्जेस और कुछ टैक्सेस देने पड़े बिकॉज साइज बड़ा था, क्या ये भी ऐड होगा? यस। सर लेकिन हमारा एक चालान भी कटा था, 10,000 रुपए फालतू लग गए, क्या ये भी ऐड होगा? क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल है। सारे के सारे कौन से खर्चे जोड़ने होते हैं? नॉर्मल। सर उसके बाद लाए ना जब मशीन, तो उतरवानी पड़ी, लेबर का कॉस्ट आ गया 10,000 रुपए, क्या ये भी ऐड होगा? यस। और लाने के बाद फिर हमें जहां मशीन फिट करनी थी, जहां मशीन सेट करनी थी, ये मशीन है ना चलती है तो हैवी है सर, तो वाइब्रेट करती है, अब ऐसे ही लगा नहीं सकते थे, तो पहले हमें फाउंडेशन बनाना पड़ा। फाउंडेशन समझते हो? बेस बनाना पड़ा। उस बेस को बनाने में सीमेंट का यूज हुआ, सरिये का यूज हुआ, ईंटों का यूज हुआ। इस फाउंडेशन को बनाने की कॉस्ट, ये भी मशीन की वैल्यू में ही एडअप कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद सर हम एक प्रोफेशनल को लेके आए, उस प्रोफेशनल ने उस मशीन को सेटअप करवाया, क्या उसकी फीस भी एडअप हो जाएगी? यस, उसकी भी फीस सेटअप हो जाएगी। और सर मशीन सेटअप करने के बाद ऐसा कंफर्म नहीं होता कि बिल्कुल सेट हो गई, तो ट्रायल रन करके देखा हमने, चला के देखा। यूजुअली वो 1000 यूनिट एक साथ बना सकती है, हमने क्या किया, एक बार 10 यूनिट बना के देखी कि भाई सही से चल भी रही है या नहीं। उस ट्रायल रन में भी जो खर्चा लगा, एक बात तो क्या मशीन अभी तैयार हो गई है? ट्रायल रन कर रहे हो, इसका मतलब क्या मशीन तैयार हुई है या अभी पेंडिंग है? कब तैयार मानी जाएगी? जब वो आप ट्रायल रन भी कर चुके और सक्सेसफुल हो गई। सोचो अगर ट्रायल रन किया, मशीन कैलिब्रेट ना हुई हो, क्या प्रोफेशनल को फिर से बुलाना पड़ेगा? यस, वो फिर से करेगा। तो जब तक मशीन जैसा आप चाहते हो वैसे तैयार ना हो जाए, तब तक के सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या करने होते हैं? एडअप करने होते हैं। सिंपल सा प्रिंसिपल। अब मैं इसके लिए आपको बहुत सारे आइटम्स बता दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल यही है कुल मिला के, कि जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, जब तक मशीन तैयार ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे जोड़ने हैं। तो ट्रायल रन का खर्चा भी एडअप हो जाएगा। अब मान लो सर ट्रायल रन सेटअप किया हमने, सक्सेसफुल हो गया, मशीन सेट हो गई। अब सारे फैक्ट्री वालों को हमने क्या किया, चलो पार्टी करेंगे, इनॉग्रेशन वगैरह कर रहे हैं और पार्टी वगैरह के खर्चे, क्या ये भी एडअप होंगे? क्या ये मशीन को तैयार करने के खर्चे हैं? नहीं। अच्छा सर नई नई मशीन लाए हैं, पहले तो वर्कर हाथ से काम करते थे, अब मशीनों से काम करेंगे, इनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो हम एक ट्रेनर लेके आए जो 50,000 रुपए लेके जाएगा और सबको ट्रेन कर देगा, क्या ये कॉस्ट एडअप होना चाहिए? क्या ये मशीन को लगाने का खर्चा है, बाद में चलाने का है? चलाने का है। तो ऑब्वियस है सर मशीन को लगाने तक के सारे खर्चे जो नॉर्मल है वो सारे एडअप होंगे, बाकी खर्चे आपको इंक्लूड नहीं करते। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल, कुछ नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से खर्चे एडअप किए जाएंगे। तो परचेज ऑफ पीपी कॉस्ट शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या क्या पार्ट बनेगा? सबसे पहले परचेज प्राइस। अगर परचेज प्राइस पे मुझे सप्लायर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हो तो माइनस करना चाहिए। सप्लायर कह रहा है 50 लाख की मशीन है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%, आपको 45 में देंगे, तो क्या वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा? यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, लेकिन अगर वो कैश डिस्काउंट दे तो माइनस नहीं होगा। सेम प्रिंसिपल हम इन्वेंट्री वाले टॉपिक में भी तो पढ़ रहे थे, वही सेम का सेम कॉन्सेप्ट है। तो सर परचेज प्राइस होगी वो इंक्लूड होगी, उसके बाद अगर आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए थे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो भी ऐड हो जाएगी, और इवन जीएसटी भी ऐड होगा, लेकिन कब? उसका आईटीसी अवेलेबल ना हो। तो अगर आईटीसी अवेलेबल ना हो या रिफंड ना मिलना हो तो एडअप होगा, अदरवाइज एडअप नहीं होता। फिर फ्रेट इनवर्ड, माल को या मशीन को लाने का भाड़ा, हैंडलिंग चार्जेस, अगर मान लो कई बार क्या होता है डेलिकेट मशीन होती है, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो कहता है भाई मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा इसे हैंडल करने के नाम के, तो फिर वो भी एडअप होगा।
साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। व्हाट इज साइट प्रिपरेशन कॉस्ट? जो फाउंडेशन बनाया जहां पे उसे सेट किया जाएगा तो वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। अच्छा मान लो हमें जहां वो बनानी है साइट, जो बेस बनाना है, उसमें पहले थोड़ा कुछ बना हुआ था स्ट्रक्चर, हमें वो तोड़ना पड़ा फिर नया बनाना पड़ा, तो क्या तोड़ने का खर्चा भी शामिल होगा क्या? वो भी तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ही हुई ना, यस और नो? तो वो तोड़ने का खर्चा फिर नया बनाने का खर्चा दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। इंस्टॉलेशन का खर्चा, असेंबली का खर्चा, ये भी इंक्लूड होगा। इस पॉइंट को एक बार छोड़ो। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को टेस्ट करने का खर्चा भी इंक्लूड होगा। और इवन अगर आप ट्रायल रन कर रहे हो तो ट्रायल रन का खर्चा भी इंक्लूड होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रायल रन में क्या होता है, जब आप ट्रायल रन कर रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया हम 10 यूनिट बना के देख रहे हैं, तो भाई प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, और वो प्रोडक्शन कल को बिकेगा भी, यस और नो? अब ट्रायल रन करने में आपने थोड़ा सा मटेरियल यूज किया, थोड़ी बहुत वेजेस लगाई, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्शन भी तो बन रहा है ना। तो यस कहता है ठीक है, जो खर्चा लगा है वो जोड़ देना, और जो ट्रायल रन से माल बना उसको बेच के जो नेट में रियलाइज हो रहा है उसको क्या कर देना, माइनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने मशीन सेटअप की, फिर मैंने कहा एक बार यार 5 यूनिट बना के देख लेते हैं सही चल भी रही है या नहीं, अभी तो प्रोफेशनल यही है, फिर सेटअप करवा लेंगे। हमने जब सेटअप करवाने की कोशिश की तो 5,000 रुपए का हमें मटेरियल इनकर करना पड़ा, 4,000 की हमें लेबर भी लगानी पड़ी। दिस इज ट्रायल रन एक्सपेंस, ये एडअप होंगे। लेकिन सब जब माल डाला है इनपुट में तो आउटपुट भी तो बनेगा ना। तो वो 5 यूनिट बनी और वो 5 यूनिट नेट में 2,000 में बिक सकती है, तो एएस कहता है ये 9,000 तो जोड़ देना, और ये 2,000 जो बेच के वसूल हो रहे हैं इसे क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो बेसिकली टेस्टिंग या ट्रायल रन का खर्चा एडअप हो जाता है, और ट्रायल रन में जो भी आपकी प्रोसीड्स जनरेट हुई खर्चे काटने के बाद वो माइनस कर दी जाती है। इसके अलावा कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट दिए जा रहे हैं तो वो भी माइनस कर दिया जाता है। दिस इज योर इफेक्टिव कॉस्ट। बोलो क्या ये बात समझ में आई? इनकम किस सेंस में? अगर आपके पास एक जमीन है, आपको वहां पे मशीन इंस्टॉलेशन करनी है, आपको पता है महीने भर का टाइम लगेगा, मीनवाइल आपने कहा कि ये रेंट आउट कर दो। मुझे सोच के बताओ, क्या वो जो रेंट आउट की एक्टिविटी है क्या वो मशीन के इंस्टॉलेशन का पार्ट है? वो इंसिडेंटल पार्ट है मशीन के इंस्टॉलेशन का? नहीं सर, वो अलग एक्टिविटी है। तो ये सिंपली कहता है अगर अदर एक्टिविटी से कोई भी इनकम एक्सपेंस आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा, आपको कॉस्ट में से कोई एडजस्ट नहीं करना। तो अगर आप वाले एग्जांपल में बात करूं, आप कह रहे हो सर मशीन सेटअप हो रही है एक तरफ और थोड़ी बहुत जगह खाली थी हमने रेंट आउट कर दी, तो फिर उस केस में जो भी पैसा आएगा वो आपकी कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, वो अलग इनकम मानी जाएगी। सेम एक और केस बनता है जब हम कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, अभी बता ही देता हूं। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, लेट्स से मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट लग रहा है सर, ईंटें लग रही है, सरिया लग रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं, क्या ये सारे कॉस्ट में एडअप होंगे? यस, बनाने का खर्चा है। अब सर जब बन रही थी ना तो क्या हुआ, हमारे ही बिल्डिंग के बराबर में एक होटल है, होटल वालों के यहाँ पे कोई फंक्शन होना था, उन्होंने बोला कि सर हमारी पार्किंग छोटी पड़ जाएगी, आप एक काम करो 2 दिन के लिए हमें पार्किंग आपकी प्रोवाइड कर दो। हमने कहा ठीक है जी, हमारी बिल्डिंग तो बन रही है, आगे खाली स्पेस पड़ी है, खड़ी कर लेना अपनी गाड़ियां, बदले में 50,000 रुपए दे देना। अब यहाँ पे जो हम 50,000 रुपए ले रहे हैं, सोच के बताओ क्या वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है या अदर इनकम है? कहाँ, क्या कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए? नहीं, क्या करेंगे, पीएनएल में। लेकिन अब एक बात सोचो, जो अभी परचेज वाले केस की बात करूं, सर जब हम मशीन लाए, बहुत बड़ी मशीन है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करके भेजा है, फिर साइट पे लाके उसे असेंबल किया जाएगा। अब वो बॉक्स तो खाली हो गए, अब हमने क्या किया सर, वो खाली बॉक्स 10,000 में बेच दिए। इस रिकवरी का क्या किया जाएगा? ये कॉस्ट में से माइनस, बिकॉज क्या ये मशीन से रिलेटेड है? यस, बात समझ रहे हो सारे? तो जो जो मशीन से रिलेटेड होगा वही एडजस्ट होगा, इनकम है तो माइनस हो जाएगा, कॉस्ट है तो इंक्लूड। हाँ देखो, अगर मशीन के साथ गिफ्ट हो रहा है, उसे AS10 कैसे कहता है कि एक्चुअल में मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीदा, 50,000 रुपए का कंप्यूटर था, उस बंदे ने क्या किया, कंप्यूटर तो आपको दिया ही दिया 50,000 रुपए का, साथ में आपको लेट से एयरपोर्ट फ्री दे दिए। ये सिनेरियो बना, कंप्यूटर 50,000 का, साथ में एयरपोर्ट फ्री है। अब ऐसे केसेस में अकाउंटिंग कैसे होगी? आपको लग रहा है दिखने में कि आपने कंप्यूटर खरीदा है 50 का, एयरपोर्ट फ्री है, AS10 कहता है टेक्निकली ये हुआ ही नहीं। इन रियलिटी क्या होता है,
वो 50,000 में क्या आपसे दोनों की वैल्यू ले लेता है? यस। तो AS10 कहता है अगर मान लो कंप्यूटर और एयरपोर्ट दोनों मिले ना, तो आप इसे ये मानो कि 50,000 में आप 2 एसेट ले आए। अब रिकॉर्ड कैसे करोगे? लेट्स से कंप्यूटर इंडिविजुअली आता है 45,000 का, और लेट्स से एयरपोर्ट इंडिविजुअली आता है 10,000 का। तो एक चीज 45 वाली है, एक 10 वाली है, टोटल कितने मिल गई? 50। तो एएस कहता है 45-10 के रेशियो में टोटल कॉस्ट को बांट लेना, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कंप्यूटर और एयरपोर्ट की रिकॉर्ड हो जाएगी, दो एसेट अलग अलग रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुप परचेज ऑफ एसेट बन जाता है काइंड ऑफ केस। फ्री कुछ नहीं माना जाता उस केस में, बिकॉज जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, हमने एएस 1 में एक बात पढ़ी थी, हमेशा हम फोकस करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रियलिटी ये सर फ्री कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, जो भी पैसा आपने दिया उसमें दो चीजों का पैसा है, तो सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से फ्री मत रिकॉर्ड करो, 50 में दोनों को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एक सिंगल लाइन में अगर मैं इसको क्रक्स बनाऊं, अब ये तो गिने चुने आइटम है, इसमें टोल चार्जेस भी आ सकता है, वर्कर्स की वेजेस आ सकती है, ऐसे कई नाम और आ सकते हैं। अब क्या हम सारे नाम की लिस्ट बना सकते हैं? नहीं, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन। जिस जगह पे, जिस हालात में मैनेजमेंट चाहती है, जब तक वहां पे एसेट तैयार होके नहीं आ जाएगी, तब तक के सारे खर्चे आपको क्या करने होते हैं? कैपिटलाइज। लेकिन सिर्फ कौन से? नॉर्मल, एबनॉर्मल या सारे? नॉर्मल, एबनॉर्मल या सारे? सिर्फ नॉर्मल। तो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management shall be included। जब तक मैनेजमेंट की जैसी इच्छा है वैसी मशीन तैयार ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे इंक्लूड करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो एक मशीन हम लाए, वो तैयार है सर, हर कंपनी उसे एज इट इज इंस्टॉल कर लेती है और काम करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट क्या चाहती है? इस मशीन के ऊपर हम जब फैक्ट्री में फिट कर देंगे तो थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाएंगे और 2 शीट एक्स्ट्रा लगवाएंगे ताकि कचरा यहां वहां ना फैले। तो हमारे हिसाब से मशीन तैयार कब होगी? जब ले आए तब, या जब उसमें वो 2 शीट्स लग जाएंगी तब? हमारी इंटेंशन के हिसाब से जब वो तैयार होगी ना, तब उसे कंप्लीट माना जाएगा, और उस पॉइंट तक के सारे खर्चे क्या करने होते हैं? कैपिटलाइज। क्या ये बात समझ में आई? इवन इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता है, इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता है, लेकिन ओनली इफ द एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है सर? जिसे बनाने में, तैयार करने में अच्छा खासा समय लगता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा फोकस कर लो, मैं इससे डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ये AS 16 में पढ़ना है मैं पूरा, इससे नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे हम AS 16। इतना पॉइंट ध्यान रख लो, क्या इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है? यस, ओनली इफ इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? जिसे तैयार करने में अच्छा खासा समय लगता है, 10 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, जिसे तैयार करने में समय लगता है, सिर्फ उसी केस में इंटरेस्ट एड अप होगा। मान लो मैं एक मशीन लाया, तैयार है सर ऑलरेडी, सप्लायर ने किस्तें बना दी, EMI, सुना है सभी ने EMI? क्या होता है EMI? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपका जो भी टोटल पैसा जाना है वो उसकी किस्तें बना देता है। अब सोच के बताना, जब आप किस्त पे करते हो, क्या सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन जा रहा होता है? उस किस्त के अंदर क्या ब्याज भी होता है? यस। अब मान लो मैं पहले से तैयार एसेट लाया हूं, तो क्या ब्याज की कीमत उसके अंदर शामिल होनी चाहिए? नहीं। मान लो एग्जांपल दूं, आप एक लैपटॉप लेके आए हो बिजनेस के लिए, लैपटॉप का कैश प्राइस था 50,000 रुपए। अब मेरे वर्ड्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना, लैपटॉप का कैश प्राइस था 50,000 रुपए, बट आपके पास 50,000 रुपए देने को थे नहीं, तो दुकानदार ने EMI बना दी। दुकानदार ने कहा आप किस्तें भर देना सर, 2,500 रुपए की आपको, लेट्स से 25 किस्तें भरनी है, 2,500 रुपए की आपको 25 किस्तें भरनी है। एक बार बताना जरा आप कितना टोटल अमाउंट पे कर रहे हो? अगर हम 2,500 की 25 किस्तें भरने वाले, तो कितना पैसा देने वाले? 62,500। अगर मैं कैश प्राइस की बात करूं, कैश प्राइस का मतलब होता है नगद पैसा आज दे दो, तो कितने देने पड़ते? 50। लेकिन अगर आप किस्तें बनाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 62,500। ये फालतू कैसे हो गया? ऑब्वियस है सर, आज पैसा ना देके उसे टुकड़े टुकड़ों में दोगे तो क्या वो आपसे ब्याज वसूलेगा? यस। जरा बताओ जरा कितना ब्याज है? 12,500 सर, ऊपर का ब्याज ही है। इस केस में कॉस्ट किसे बोला जाएगा? सर हमारी जेब से जो पैसा निकल रहा है, कितना पैसा निकलेगा? 62,500। क्या 62,500 कॉस्ट बोला जाएगा? एज पर AS 10 क्या 62,500 कॉस्ट बोला जाएगा? नहीं, इस 62,500 में इंटरेस्ट शामिल है, और इंटरेस्ट सिर्फ तब इंक्लूड हो सकता है अगर वो आपकी एसेट क्या है? क्वालिफाइंग। मुझे बताओ, लैपटॉप को तैयार करना पड़ता है या तैयार आता है?
फिर ये क्वालिफाइंग कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। तो कॉस्ट किसे बोला जाएगा? 50,000। और बाकी 12,500 फाइनेंस कॉस्ट है जो पीएनएल में हर साल जाती रहेगी। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? तो इंटरेस्ट आपको अगर ईएमआई फॉर्म में ऐड करके दिया गया तो उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अनलेस इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट है तो बात अलग है, अदरवाइज इंटरेस्ट कभी भी ऐड अप नहीं होता। ओनली कैश प्राइस इज नोन एज योर कॉस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, क्या है ये ऊपर है, मैं बाद में दे दूंगा, क्लास के बाद पढ़े 5-7 कॉपी और है प्रिंटेड, बट ये लास्ट में लेगा। फॉलोइंग कॉस्ट शेयर नेवर बी इंक्लूडेड। कुछ खर्चे ऐसे जो कभी इंक्लूड मत करना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, सर नई नई मशीन लगाई, अभी कस्टमर ज्यादा जुड़े नहीं है, सेलिंग प्राइस भी थोड़ा रखा पड़ा, तो 1 साल तक हमारा लॉस हुआ 2 लाख का। अकाउंटेंट कह रहा है सर शुरुआत का लॉस है, मशीन की वैल्यू में ही जोड़ देते हैं, क्या ऐसा होगा? नहीं सर, बिजनेस करने का लॉस है, वो मशीन को चलाने का, मशीन को सेटअप करने का खर्चा नहीं था। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी दिखे कहां जाएंगे? एसपीएल में। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, जनरल ओवरहेड है, ये मशीन को तैयार करने के खर्चे नहीं है, बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, ये भी इंक्लूड नहीं होते। सिमिलर वे में इनॉग्रेशन का खर्चा, पार्टी कर रहे हो सर मशीन लाने के बाद, वैसे तो हम एक्चुअल में तो यही करते हैं, मान लो 30,000 का मोबाइल लाए, 2,000 दोस्तों ने पार्टी में लगवा दिया, तो कहा तो यही जाएगा कि मोबाइल कितने का पड़ गया? 32। लेकिन ये AS10 के हिसाब से गलत है। AS10 कहता है मोबाइल कितने का माना जाएगा? 30। 2,000 का इनॉग्रेशन एक्सपेंस कहां जाएगा? एसपीएल। देखो, एक खर्चा अगर कैपिटलाइज नहीं हो रहा तो वो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर का, और रेवेन्यू नेचर का है तो कहां जाना है? एसपीएल में। ऐसे ही स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नई मशीन आई है सर, वर्कर्स को चलाना सिखा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनर बुलवाया, क्या ये मशीन को सेटअप करने का खर्चा है? नहीं, तो ये भी कहां चला जाएगा? आपका एसपीएल। क्या ये सारी बातें समझ में आई? हेलमेट इज अ सेपरेट एसेट। स्कूटी अलग एसेट होगी, हेलमेट अलग एसेट, दोनों को रिकॉर्ड ही अलग किया जाएगा। स्कूटी की वैल्यू में थोड़ी कैपिटलाइज कर देंगे उसको, ठीक है? क्या ये सारी बातें समझ में आई? चलो, अब मैंने इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया, इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप सारे अपने बुक निकाल लो, क्वेश्चंस निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है। नहीं मिला तो यहां देख लो भी स्क्रीन पे, तुम्हारे वाले में ये नहीं है, नीचे वाले मेरे वाले में नहीं है। देखना भाई एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, बस बातें नहीं। पेज नंबर नीचे कितना है भाई इसमें? 109, 109 पे। देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम जर्मनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। बस बातें नहीं भाई, नोट्स खुल नहीं रहे, ये भी अजीब समस्या है तुम्हारी। थोड़ा सा ना इस पे वजन डाल दो पहले, ये भी प्रेशर में आएंगे तो अपने आप बिखर जाएंगे पूरे। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम जर्मनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले, बस बातें नहीं भाई, बेस प्राइस, बेस प्राइस रखा गया है 10 लाख, और जिस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%। बताइए जरा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा या नहीं होगा? तो 10 लाख की वैल्यू में से 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी। जब आप गुड्स को बाहर से मंगवाते हो इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी पे होती है, और क्या इंपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट कभी मिलता है? कुछ भी ना मेंशन हो, कभी नहीं मिलता। बहुत रेयर केसेस में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, कस्टम का रूल है मिलता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। जब आप फर्दर कोई एक्सपोर्ट करने वाले हो तब गवर्नमेंट रिफंड करती है, अदरवाइज आप ये मानना कि इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, हमेशा इसे कॉस्ट में क्या किया जाएगा? ऐड। तो एक भी इस भी प्लस होगा। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी बट ब्रैकेट में लिखा है आईटीसी अवेलेबल, क्या इंक्लूड होगा? अच्छा मान लो ये ना लिखी होती बात, तो
क्या हो जाता, ऐड हो जाता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या अज्यूम करोगे, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि सारी एसेट का मिलता है, 99.99% केसेस में जीएसटी में क्रेडिट मिलता है। तो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम आईटीसी इज अवेलेबल। ये बात एएस2 में बताई थी मैंने। सेम अजम्पशन आपको कॉस्ट में भी लेनी होती है, जहां भी कहीं भी आपको अजम्पशन लेनी पड़े किसी भी सब्जेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करते हैं कि आईटीसी मिलेगा। बट यहां तो साफ साफ लिखा ही हुआ है खैर, आईटीसी इज अवेलेबल, तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। रास्ते का फ्रेट और इंश्योरेंस क्या ऐड अप होगा? यस। इंस्टॉलेशन का खर्चा और टेस्टिंग का खर्चा ये भी इंक्लूड होगा। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ, स्टाफ को सिखा रहे हैं मशीन कैसे चलानी, क्या ये भी ऐड अप होगा? ये इंक्लूड नहीं होता। एंड लास्ट इज ट्रायल रन प्रोड्यूस्ड गुड्स सोल्ड फॉर 20,000। जब हमने ट्रायल रन किया तो कुछ माल बना था, सारे खर्चे कट कटा के 20,000 रुपए हमें नेट मिल गई, इसका क्या करेंगे? माइनस। क्लियर सभी को पॉइंट? तो यहां पे हमारी वैल्यू बन जाएगी ये आपका 10 लाख माइनस 1 लाख प्लस 1 20 फिर प्लस 50,000 प्लस 70,000 और माइनस 20,000। नेट निकाल लो क्या बना, 11,20,000। दिस इज द कॉस्ट। यानी इनिशियली जो आपकी पहली एंट्री होगी उसमें एसेट की कॉस्ट इतना मान के रिकॉर्ड किया जाएगा और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी फिर इसी पे लगेगा। जो आइटम पार्ट नहीं बने यहाँ पे उन्हें पीएल में भेज दिया जाएगा। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट, रास्ते का इंश्योरेंस ऐड होगा। मशीन ले आए सर, महंगी मशीन है, लाइट की फ्लक्चुएशन से कभी खराब ना हो जाए, तो हमने उसके बाद एनुअल इंश्योरेंस करवा लिया। हर साल हम 10,000 रुपए देते हैं इस एसेट का इंश्योरेंस करवाने के लिए, फिर क्या हो? क्या ये 10,000 रुपए जो एनुअल इंश्योरेंस के क्या ये भी ऐड होंगे? नहीं, क्योंकि क्या ये मशीन को खरीदने का खर्चा है? नहीं, तो ये इंक्लूड नहीं होता। सेम ऐसे गुड्स में भी तो था, रास्ते का भाड़ा और रास्ते का इंश्योरेंस तो ऐड होता है, लेकिन गोडाउन का भाड़ा और गोडाउन का जो इंश्योरेंस है क्या कभी वो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं? नहीं। एक बार माल पहुंच गया उसके बाद खर्चे कैपिटलाइज नहीं होते, होने बंद हो जाते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक्यूआर लिमिटेड परचेज द स्पेशलाइज्ड मशीन। हमने एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को, कैश प्राइस है 8 लाख रुपए, मतलब आज नगद भाव क्या दिया जाएगा। बट हमारी जो है इंस्टॉलमेंट बनाई गई जिसमें 2 लाख रुपए तो हमें इमीडिएटली पे करने हैं, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और बाकी बचा हुआ पैसा 2 साल बाद देंगे और ब्याज का रेट है 10%। मुझे सोच के बताओ ब्याज का कुछ करना है? मशीन खरीदी है, नीचे हम जो है क्वेश्चन में सीधी सीधी बात है, मशीन खरीदी है तो यही मानेंगे कि बनी बनाई आई होगी भाई, तो क्या वो कभी क्वालिफाइंग एसेट मानी जाएगी? नहीं। तो क्या इंटरेस्ट जुड़ेगा? नहीं। तो बेसिक आइडिया है कि इस इंफॉर्मेशन का हमें कुछ नहीं करना। ऑब्वियस है हमारी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 8 लाख कैश प्राइस, अभी 2 मिनट पहले बताया था, जो ईएमआई के केस में इंटरेस्ट को शामिल नहीं करते। वो जो खर्चा होगा इंटरेस्ट का वो अलग से आपका फाइनेंस कॉस्ट बनेगा, सिर्फ कैश प्राइस को ही कॉस्ट माना जाता है। आगे क्वेश्चन ने कहा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, क्या ये इंक्लूड होता है? यस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड होगा। टेम्पररी शेड कंस्ट्रक्टेड फॉर वर्कर, जो वर्कर्स मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, अब इंस्टॉलेशन का टाइम मान लो 3 महीने लग जाता है, तो वर्कर्स को क्या होता है ना, सुबह शाम देर रात तक भी काम करना होता है, तो हमने क्या किया, जहां मशीन इंस्टॉल होनी है उसके बराबर में टेम्परेरी उनके लिए हट झोपड़ी टाइप बना दी। क्या ये खर्चा भी इंक्लूड होगा? ये भी पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा जरूरी था या नहीं? सिंपल सा लॉजिक, क्या ये नॉर्मल एक्सपेंस है? यस। क्या ये इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी था? यस। तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। उसके बाद प्रोफेशनल फीस फॉर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट हैं, क्या इनके खर्चे भी एड अप होंगे? यस। अब हमने जब मशीन खरीदी तो मशीन के साथ हमें एएमसी मिल गई 3 सालों की, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें कि बेसिकली इंश्योरेंस टाइप हो गया, वो हर बार आएंगे कुछ रिपेयरिंग करके चले जाएंगे, हमारा अलग से पैसा नहीं लगेगा, उसके नाम के हम कितने रुपए दे रहे हैं? 75,000। क्या ये भी एड अप होगा? यस और नो? क्या एएमसी मशीन का पार्ट है, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट? तो ये भाई एक सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करो। आपने 75,000 दे रखे हैं, इसे 3 सालों में 25,000 करके राइट ऑफ कर देना, इसे कॉस्ट में ऐड मत कर देना, बिकॉज ये मशीन का पार्ट नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इंक्लूड नहीं होगा। और इनॉग्रेशन के खर्चे ये भी नहीं होंगे। तो बेसिकली 8 लाख रुपए, उसके बाद 1 20 और उसके बाद 60 और 90, क्या बन गई? 10,70,000।
क्या ये एग्जांपल क्लियर है दोनों से भी? तो ये हो गया परचेज का केस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, सिंपल सी बात है, जो भी नॉर्मल एक्सपेंस मशीन को लाने लगाने में लग रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, बाकी जो भी खर्चे रह गए वो सारे के सारे एसपीएल में राइट ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला केस था कि अगर आपने मशीन खरीदी है तो फिर क्या होगा। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। अगर आपने मशीन खरीदी नहीं है सर, बनाई है, मोर और लेस सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। खरीद रहे थे तो बनी बनाई आएगी, बना रहे हैं तो मटेरियल का वेजेस का खर्चा बढ़ जाता है। सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया, हम निकाल क्या रहे हैं, कॉस्ट, क्योंकि इनिशियली पीपीई कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है, कॉस्ट डिपेंड करता है कैसे एक्वायर की गई है। तो पहला तरीका हो सकता है परचेज। परचेज में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो हमने डिस्कस किया। सेकंड इज सेल्फ कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने खुद बनाया है। दोनों में बस इतना सा ही फर्क है सर, जब हम बनी बनाए लाते हैं तो सब कुछ पहले से तैयार होता है, यहां हमें बनाना है, इसका मतलब मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा, लेबर अरेंज करनी पड़ेगी, और इवन एक पर्टिकुलर एसेट को बनाने में क्या दूसरी एसेट का भी इस्तेमाल हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सीमेंट सरिया ईंटें तो चाहिएगी, आपको वर्कर्स तो चाहिएंगे, क्या साथ में आपको जेसीबीज, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, क्या इनकी भी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है? यस। और वो आपके पास खुद की थी, आपने खरीदी नहीं है, खुद की है, 1 साल तक एक जेसीबी सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती रही, क्या इसका डेप्रिसिएशन, इस जेसीबी का डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए? सोच के बताओ यार, यस और नो? यस। एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज टू एसपीएल, यस और नो? अभी बताया है तुम्हें केस, क्या डेप्रिसिएशन हमेशा एसपीएल में जाएगा? नहीं, ईएस 10 भी यही कहता है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज टू एसपीएल अनलेस इट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ सम अदर एसेट। मेरे इस केस में एक जेसीबी का इस्तेमाल पूरे साल एक बिल्डिंग को बनाने के लिए किया गया, और वो बिल्डिंग हमारी ही है, हमारे खुद के लिए है, मतलब वो हमारी पीपीई है। तो ऐसे केसेस में जेसीबी का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बोलो भाई, कहां एड अप करेंगे? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग बनाने के खर्चे में आपका मटेरियल, वेजेस, जो भी खर्चे लग रहे हैं, मान लो आर्किटेक्ट हायर किया है, मैप बनाया है, यहां भी वही साइट प्रिपरेशन खर्चा हो सकता है। मान लो जहां मैं बिल्डिंग बना रहा हूं वहां पहले किसी और की बिल्डिंग थी, मैंने तो वो साइट खरीदी है, पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना भी तो पड़ेगा, तो क्या वो भी खर्चा एड अप होगा? यस। उसके बाद मैंने नक्शा बनवाया आर्किटेक्ट से, वो भी एड अप होगा। फिर उसके बाद हमने मटेरियल अरेंज किया, लेबर का खर्चा लग रहा है सर, दूसरी मशीनों का यूज कर रहे हैं, उनका डेप्रिसिएशन, बिजली का खर्चा, जो भी खर्चे लग रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन में, सारे ऐड अप होंगे। कब तक ऐड होंगे? बिल्डिंग बन गई, मुहूर्त हो गया, यूज करना शुरू कर दिया, बाद में भी कुछ कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, क्या ये भी ऐड होते रहेंगे? ये मुहूर्त के खर्चे क्या ये भी ऐड होंगे? कहां तक ऐड करने? वही पॉइंट जो पीछे कहा था, जब तक वो एसेट उस लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए जैसा मैनेजमेंट चाहती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज जब आप आंसर लिखोगे ना इन ईएस के क्वेश्चंस का, तो आपको लिखना है ऑल दोस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड। कौन से पॉइंट तक इनकर हो रहे हैं? जहां तक उस कंडीशन लोकेशन में ना आ जाए एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज करने हैं। ये बात आपको लिखनी है, उसके बाद आप बता सकते हो ये इंक्लूड होगा ये नहीं होगा, उससे आपका आंसर इफेक्टिव बन जाता है। इसलिए ये दो वर्ड याद रख लेना, दो वर्ड मेन यहां पे यूज किए गए हैं, लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। कीवर्ड है ये, अगर आप इसके आंसर को बेटर बनाना चाहते हो। अब ऐसे सीधा प्लस माइनस तो सभी को ही कर देगा, लेकिन आप चाहते हो कि आपका आंसर इफेक्टिव हो कि अगले को नंबर काटने का मौका ही ना मिले, तो ये दो वर्ड्स याद रख लेना। ये लिख देना कि भाई जो लोकेशन और कंडीशन मैनेजमेंट चाहती है, जब तक वो नहीं आ जाएगी तब तक के सारे एक्सपेंस एड अप करने हैं। फिर उसके बाद आप सीधा लिख देना चाहिए ये होगा ये नहीं होगा, फिर आपको रीजन भी बताने की जरूरत नहीं होती, ये लाइन ही अपने आप में काफी है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब इसको भी मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, और कुछ खास नहीं है। मटेरियल का खर्चा एडअप होगा, लेबर का खर्चा एडअप होगा, अदर कोई डायरेक्ट कॉस्ट जो भी लग रहा है, लाइक ड्राइंग बनाने का खर्चा, कोई म्युनिसिपैलिटी से अप्रूवल लेने का खर्चा है, कोई भी टाइप की फीस वगैरह देनी पड़ती है, वो सब भी एडअप हो जाएगी। इंटरेस्ट का भी खर्चा ऐड होगा, लेकिन कब? इफ इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। शॉर्ट फॉर्म में क्यूए लिख लेना, ये A16 में हम डिस्कस करेंगे पूरा, अभी बस इतना ही समझ लो। अभी के क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, कैसे कैलकुलेट होता है, कितना होता है, यही तो A16 बताएगा कि कितना होता है, कैसे करना होता है, वो A16 में पढ़ेंगे। बट इतना याद रख लो, क्वालिफाइंग है तो ही ऐड होगा। क्लियर?
इस पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं। मैंने ऊपर भी सेम वर्डिंग आप देखोगे तो छुड़वाया, इसको एक साथ डिस्कस करेंगे। एक बार नीचे की लाइनें पढ़ लेते हैं, कुछ बातें जो बताई गई है। अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनकम एंड एक्सपेंसेस arising from incidental activities not related to construction or development of PP shall be transferred to P&L। जो सात्विक तुमने बात पूछी थी, जो भी एडिशनल चीजें हैं जो आपकी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन का पार्ट नहीं है, दे शैल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू P&L। एग्जांपल, बिल्डिंग साइट को यूज करना कार पार्किंग के जैसे जब तक कंस्ट्रक्शन ना हो। मैंने अभी बताया था एग्जांपल, बात समझ में आ गई? अगर आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान एसेट को एक्वायर करते दौरान कोई इंसिडेंटल इनकम कमा ली जिसका इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, वो एसपीएल में जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के लिए सीमेंट आई, सीमेंट तो कट्टों में आती है सर, सीमेंट यूज होने के बाद कट्टे खाली हो गए, और जब बहुत सारे कट्टे खाली हो गए, हमने कबाड़ी को बुला के 15,000 में बिकवा दिए। इस 15,000 का क्या किया जाएगा? क्या इसे इनकम के तौर पर पीएनएल में क्रेडिट करें या कॉस्ट में से माइनस? बिल्डिंग का पार्ट है ना, सीमेंट के खाली कट्टे हैं, उन्हीं को तो बेचा है, तो कॉस्ट में से माइनस। सिमिलर वे में सर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वर्कर छोटे मोटे औजार यूज करते हैं, कोई पीपीई नहीं है सर, 3-4 महीने में औजार खत्म हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी आप बिल्डिंग की कॉस्ट में एडअप करोगे। लेकिन सर जब 3 महीने बाद वो औजार टूट जाते हैं तो कबाड़ी में हम उनको कबाड़ में बेच भी देते हैं, 200-500 वसूल भी हो जाते हैं, तो क्या ये माइनस हो जाएगा? यस, क्योंकि ये सारे कंस्ट्रक्शन के ही पार्ट है। तो एएस ने कहा जिनका लेना देना नहीं है वो पीएनएल में जाएंगे, बाकी सारे एडअप होते चले जाएंगे। कैपिटलाइजेशन कब रुक जाएगा? ये मैंने बता दिया, जब तक लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। सेम वही बात है। कौन से खर्चे इंक्लूड नहीं होते? फिर से देखोगे सारे के सारे वही खर्चे जो ऊपर लिखे गए थे, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, इवन कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो पहले इसका मीनिंग क्या है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ पीपी, जिसमें हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग बना रहे हैं तो सर जहां पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पे हमारी बिल्डिंग पहले से है, या हमने किसी के एक्वायर की है, और यहां पे मान लो हमने कोई मशीन इंस्टॉल कर दी थी। लेने के बाद 1 महीने बाद प्लान बना के तोड़ के वापस बनाएंगे, इससे पहले हमने वहां पे मशीन हमारी इंस्टॉल कर दी थी। अब अगर इस बिल्डिंग को तोड़ के बनाएंगे तो पहले सामान तो खाली करना पड़ेगा, यस और नो? तो हमने क्या किया सर, इस बिल्डिंग को दूसरी साइट पे पहले शिफ्ट किया और वहां इंस्टॉल किया, और जब ये बिल्डिंग बन गई तो वो वापस मशीन वापस इस साइट पे लाएंगे जहां पे हमने बिल्डिंग नई बनाई है, और वहां पे वापस इंस्टॉल भी की, तो री इंस्टॉल करना पड़ा। अब दोनों एक्टिविटी में मिला के सर हमारे 50,000 रुपए लग गए। अकाउंटेंट कह रहा है सर ये भी तो बिल्डिंग बनाने की वजह से हुआ है खर्चा, मशीन को वहां लेके जाना पड़ा, फिर वापस लाना पड़ा, ओनली बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग, हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो 50,000 रुपए कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोच के बताओ, क्या ये बिल्डिंग की कॉस्ट में एडअप होना चाहिए? यस, 10 कहता है नहीं होगा। क्या ये बिल्डिंग बनाने का खर्चा है? नहीं सर, बिल्डिंग बनाने का नहीं है, बिल्डिंग से इंसिडेंटल। फिर तो सर इस लॉजिक के हिसाब से जाएं तो नई मशीन लाने के बाद उसको ट्रेन करने का भी खर्चा तो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि मशीन आई है। मशीन आती नहीं तो सर ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ऐड करो। सर पार्टी का खर्चा भी तो इसी वजह से हुआ क्योंकि मशीन लाए, अगर मशीन ना लाते तो कोई हमसे पार्टी नहीं लेता, वो भी ऐड करो। अगर उस लॉजिक से जाओगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर तो सारे ही खर्चे ऐड हो जाएंगे। रास्ते में सर हमारा चालान कटा, सर इसी वजह से कटा क्योंकि मशीन लाए, लाने ही नहीं जाते तो चालान कटता ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इसी लॉजिक से लिंक करोगे तो फिर तो कोई खर्चा एक्सक्लूड नहीं होगा। सर लॉस हुए शुरू के 2 लाख के, सोचिए सर मशीन ना लाते तो काम ना करते तो लॉस ही नहीं होता, ये भी इसी में इंक्लूड करो। सर आग लग गई फैक्ट्री में, सर मशीन ना लाते तो फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री नहीं होती तो आग नहीं लगती, ये भी यहां ऐड करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इस लॉजिक से गए तो सब कुछ ऐड हो जाएगा। इसलिए एएस कहता है भाई जो डायरेक्टली क्या उस कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो देख लेना, क्या ये रीलोकेशन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है? द आंसर इज नो। कई क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे, इसी बात को घुमा फिरा के पूछता है। याद रखना रीलोकेशन का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, रीलोकेशन का एक्सपेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, ये हमेशा कहां चला जाएगा? आपका एसपीएल में जाएगा। यही बात यहां पे बोली गई है कि कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन इज नेवर इंक्लूडेड, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू एसपीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो?
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करके देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 सारे करके देखो। फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है आपने खुद के यूज के लिए, आपको कॉस्ट निकाल के देखनी है, जल्दी से करके देख लो सारे। अभी जो कर रहे थे वही उस एग्जाम्पल के बाद ही तो है, 6 तक किए हमने, 7वां एग्जाम्पल करना है। इस क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिखिए, लास्ट में बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट होने से क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट ऐड होगा, क्योंकि जनरली हम जो चीज बनाते हैं उसे बनाने में अच्छा खासा समय लगता है और बिल्डिंग में तो खासकर लग ही जाता है 1-2 साल का। तो फिर एएस कहता है उस केस में इसके लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो ब्याज इसी के वैल्यू में एडअप कर देना, ना कि पीएनएल में चार्ज करना। हाँ नोट्स क्या, अच्छा कौन कौन बाद में आए एक बार हैंड रेज करना, कर दिया क्या? चलो एक बार देखो क्या क्या होगा इंक्लूड। सबसे पहले है मटेरियल यूज, क्या मटेरियल यूज ऐड होगा? यस, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें जितना भी मटेरियल यूज होगा चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सारे इंक्लूड होंगे। क्या लेबर का खर्चा भी इंक्लूड होगा? यस, कोई सुपरवाइजर होता, कोई और अदर जो आपका मैनेजर होता जिसने इस पे टाइम दिया उसके भी खर्चे ऐड हो जाते हैं। क्या ओवरहेड्स भी ऐड होंगे? यस, ये डायरेक्ट वर्ड काट लेना, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स डायरेक्ट कैसे होंगे, ओवरहेड्स होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आर्किटेक्ट की फीस जिससे आपने नक्शा बनवाया क्या वो भी एडअप होगा? यस। साइट सुपरविजन कॉस्ट ये भी इंक्लूड होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड नहीं होगा। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल एबनॉर्मली वेस्ट हुआ है सर, क्या वो भी इंक्लूड होगा? नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट, क्या ब्याज इंक्लूड होगा सर? सिंस एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट तो क्या इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा? यस, लेकिन इंटरेस्ट भी दो पार्ट में है, कंस्ट्रक्शन तक का और बिल्डिंग तैयार होने के बाद का। कौन सा कैपिटलाइज होना चाहिए? देखो अभी मैंने बताया जब तक एसेट तैयार होती है तब तक ही तो खर्चे कैपिटलाइज करते हैं, बाद में तो कैपिटलाइजेशन रुक ही जाता है। तो इसका मतलब क्या ये इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? यस। लेकिन जो रेडी टू यूज होने के बाद हो रहा है, एसेट तैयार हो गई सर उसके बाद भी ब्याज लग रहा है, अब ये इंटरेस्ट कहां जाएगा आपका? एसपीएल में, तो ये इंक्लूड नहीं होता। हाँ ये भी मान सकते हो कि आपकी 40 लाख के अंदर जो है वो 15-1.5 लाख ये भी शामिल है, बट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, आप इसे मान लो कि ये अलग है और ये अलग है, वो आपके ऊपर। वैसे क्वेश्चन में आएगा जब वो आएगा, ये मैंने एग्जांपल फ्रेम किए थे तो आप ये लिख लो। इस एग्जांपल में यहाँ पे लिख लेना नॉट इंक्लूडेड अबव, 1.5 लाख का मटेरियल ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो हटाना पड़ता। फिर कितना आंसर बना इसका? 85 लाख पूरा, 85 लाख रुपीस की कॉस्ट मानी जाएगी इस बिल्डिंग की। समझ में आया पॉइंट? यस और नो? दिस इज एग्जांपल नंबर 7। अब छोटा सा पॉइंट, आपको पेज फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रखो, बस मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूं जो मैंने दोनों जगह पे छुड़वाया। पॉइंट है डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट मॉडर्न डे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एडअप किया गया, एक टेक्निकल पॉइंट जो इंक्लूड किया गया कि भाई इसे भी कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली है क्या? दो वर्ड्स यूज किए गए, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो। वन इज डिसमेंटलिंग एंड अदर वन इज रिस्टोरेशन। डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? कल मैंने ना तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मतलब दो वर्ड्स का मतलब बताया था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या क्या होता है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब जमीन भी हमारी, ऊपर की बिल्डिंग भी हमारी। और लीज होल्ड में क्या होता है? सर नीचे की जमीन हमारी नहीं है, ऊपर की बिल्डिंग हमारी है, यही था। अब लेट्स से मैंने एक जमीन, खाली लैंड थी सर, वैकेंट लैंड थी, मुझे लीज पे मिल गई फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए मेरे पास इसकी लीज आ गई।
इसका मतलब सर ये जमीन 25 सालों तक मेरे पास रहने वाली है और ये जमीन बहुत अच्छी जगह पे है, एकदम बढ़िया बिजनेस वाले एरिया पे है। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं। मैंने एक बिल्डिंग बना ली, मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी। यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेट्स से मेरा 1.5 करोड़ का खर्चा आ गया। मेरे पास जमीन 25 सालों के लिए थी ही, मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ सेफली, क्योंकि मेरे को पता है यार 25 सालों में तो मैं आराम से वसूल कर लूंगा 1.5 करोड़ रुपए। अगर मेरे पास लीज पे 2 साल के लिए आती, क्या मैं 1.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन पे खर्चा लगाता कभी? मेरे को पता है कल को 2 साल बाद ही खाली करनी है, क्या फायदा होगा? मेरी बात समझ रहे हो? 25 सालों के लिए तो इकोनॉमिक सेंस बनता है कि ठीक है सर बना ली तो कोई दिक्कत नहीं, वसूल कर लोगे आप। मैंने बना ली 1.5 करोड़ की बिल्डिंग। अब जरा सोचिए, जब 25 साल बाद मुझे वो जगह, वो बिल्डिंग और लीज छोड़नी पड़ेगी। अब बिल्डिंग तो बनी हुई है, हो सकता है आपने 25 साल में ज्यादा रिपेयर नहीं करवाई तो खंडर हालत में पहुंच गई 25 साल होते होते, लेकिन है तो सही वहीं पे। अब ओनर क्या कहेगा जमीन का? जमीन का ओनर क्या कहेगा, भाई मैंने तुम्हें जमीन कैसे दी थी? खाली बिल्कुल सपाट, और तुमने इसके ऊपर क्या बना दी? बिल्डिंग। ओनर हमसे क्या कहेगा, जैसे मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी थी तुम भी मेरे को वैसे ही वापस लौटाओ। तो मुझे जरा सोच के बताओ, अगर आज आपने एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बना दी, तो जस्ट बिकॉज आपने बना दी, क्या 25 साल बाद उसे तोड़ के भी जाना पड़ेगा? यस और नो? दिस इज नोन एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसे क्या बोला जाता है? डिसमेंटल करना। मेंटल पे फोकस कर लो तुम तो, अपने अपने काम के वर्ड पे फोकस कर लो। डिसमेंटलिंग असेंबली का उल्टा वर्ड होता है, मतलब आपने पहले इकट्ठा किया था, असेंबल किया था, अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तो डिसमेंटलिंग का खर्चा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हो सकता है कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आपने कुछ पिट्स बना दी हो या कुछ आपका मलबा वगैरह भी होगा, वो भी सारा आपको क्लीन अप करके जाना पड़ेगा, यानी कि आपको जगह को रिस्टोर भी करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज रिस्टोरेशन कॉस्ट। और ये दोनों खर्चे पता है मुझे क्यों करने पड़े? जस्ट बिकॉज मैंने बिल्डिंग बनाई। तो एएस कहता है ये खर्चा भी इंक्लूड होना चाहिए। दिस एक्सपेंस शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बट सर ये खर्चा आज थोड़ी लगने वाला है, आज थोड़ी तोड़नी है, आज तो बनाई है, आज ही थोड़ी तोड़नी है, कब तोड़नी है? 25 साल बाद। सर जो खर्चा 25 साल बाद होना है, पहली बात उसे आज इंक्लूड कैसे करें? हमें कैसे पता कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट। क्या हम अकाउंट्स में एस्टिमेट नहीं लगाते? पहली बार लगा रहे हैं क्या? डेप्रिसिएशन जब निकालते हो तो यूजफुल लाइफ पहले से पता होती है क्या? क्या होता है वो? एस्टिमेट। स्क्रैप वैल्यू पहले से पता होती है क्या? एस्टिमेट होता है। तो एएस कहता है यहां भी कर लो एस्टिमेट कि 25 साल बाद क्या खर्चा आना है। लेकिन दूसरी बात, ये खर्चा 25 साल बाद आना है। अगर मान लो 25 साल बाद इस खर्चा 30 लाख रुपए लगना है, तो आज ही 30 लाख इंक्लूड करना बेवकूफी होगा। एएस कहता है भाई 25 साल, टाइम फैक्टर कौन कंसीडर करेगा? तो इसलिए एएस ने कहा जो खर्चा 25 साल बाद होना है उसे एज इट इज ऐड मत करना, उसकी आप निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि ये खर्चा 25 साल बाद इतना लग रहा है, तो आज इसकी क्या वैल्यू बनती है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है? आती थी, अब भूल गए, कोई बात नहीं। यहां पे जो निकालनी बहुत सिंपल है, बता दूंगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन लॉजिक को समझो। एक और प्राइम एग्जांपल दो इसका, सबसे ज्यादा इंक्लूड कहां होता है? ऑयल रिग के बारे में सबने सुना है? ऑयल रिग्स, क्या ऑयल रिग्स के बारे में सुना है? यस और नो? देखा है? जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे भी देख सकते हैं। आजकल के बच्चों के ना पता नहीं जनरल नॉलेज तो बिल्कुल ही खराब होती है, कुछ भी चीजों के बारे में पूछ लो कह देंगे नहीं पता सर। ये ऑयल रिग्स होती हैं, फोटो में तो देखी होगी, दिल्ली में देखी है, समुंदर में लगाई जाती है भाई। तुम दिल्ली में कैसे देखा है? बताओ कुछ भी। अच्छा हुआ ये नहीं बोला हाँ सर ये हांसी बाईपास के पास लगा रखी है। ये होती है ऑयल रिग्स। बेसिकली क्या होता है, एक इंस्टॉलेशन होता है, ये पूरा प्लांट है, तेल निकालने के लिए समुद्र में लगाया जाता है। ठीक है, नदियों में तेल नहीं निकलता, तो समुद्र में इंस्टॉल किया जाता है। अब इसे इंस्टॉल जब किया जाता है, एक्चुअल में होता क्या है ना, ध्यान से सुनो, ये जो इंस्टॉलेशन का काम होता है,
इंस्टॉलेशन का जितना खर्चा, अब आप मान लो आप कहीं से किसी एरिया में ऑयल रिग लगा दोगे, वहां से आप तेल निकालना शुरू करोगे, ऐसा तो है नहीं कि नीचे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और तेल निकलता जाएगा 10 साल 15 साल एक टाइम ऐसा होगा जब वो तेल वहां पे खत्म हो जाएगा। अब बीइंग अ बिजनेस मैं क्या कहूंगा, 15 साल तेल निकाल लिया, प्रॉफिट बन गया, इसे छोड़ो अब कहीं और लगा लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या मैं? गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं जो ये स्ट्रक्चर लगाया है इसे हटाना भी पड़ेगा, दिस इज नोन एज डिसमेंटलिंग। क्या कहा जाता है इसे? डिसमेंटलिंग। और दूसरी बात, जब आप इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा के तेल एक्सट्रैक्ट करते हो, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी की, इसकी वजह से क्या होता है, आसपास के एक रेडियस में वो तेल बाहर भी स्पिल होता है, वहां पे भी आपके केमिकल्स वगैरह सारे के सारे फैल जाते हैं समुद्र के कुछ एक लिमिटेड एरिया में, और उसकी वजह से आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी दिक्कत आती है, बहुत सारे आसपास के एरिया में जो मछलियां वगैरह हैं वो मरनी शुरू हो जाएंगी, मतलब बेसिकली है तो एक टाइप का केमिकली जो आप पानी में मिला रहे हो। तो हमारी गवर्नमेंट के रूल्स है, दो काम करने पड़ेंगे, पहला इसे हटाना पड़ेगा, दिस इज नोन एज डिसमेंटलिंग। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगाया है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इसको हटाओ पूरा, एंड जितना खर्चा लगाने का आता है ना उतना ही खर्चा हटाने में भी आ जाता है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है सिर्फ हटाने से कुछ नहीं होगा, जो तुमने तेल निकालने की वजह से डैमेज कर दिया इस एरिया को, उसको भी रिस्टोर तुम्हें ही करना पड़ेगा, उसे वापस पुराने जैसी हालत में लाओ, उसके लिए आपको चाहे 10 काम एक्स्ट्रा करने पड़े, कोई क्लीनिंग की एक्टिविटी ऑपरेशन चलाओ, केमिकल स्प्रे करना है, जो भी करना है, इसको रिस्टोर भी करो। तो दो काम आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, कौन कौन से? डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन। लेकिन ये आज नहीं करना, कब करना है? 25-30 साल बाद जब तेल खत्म हो जाएगा, आज थोड़ी करना है, लेकिन खर्चा तो लगना तय होगा। आज इंस्टॉलेशन कर दिया, इस वजह से इसका मतलब ये अब निकालना तो पड़ेगा सर, ये खर्चा तो हमारा बन गया। तो AS10 कहता है कि एसेट बनाने का खर्चा तो है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन कल को एसेट को हटाना पड़ेगा ना, उसका भी खर्चा आज ही इंक्लूड कर लेना। बट सिंस वो खर्चा कई साल बाद लगना है, तो हमें उसकी टाइम वैल्यू कंसिडर करते हुए क्या निकाल लेनी है? प्रेजेंट वैल्यू। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब ये चाहे परचेज कर रहे हो, चाहे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आपको लगी हुई एसेट को हटाना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, तो उसके खर्चे आपके इंक्लूड होंगे एंड इंक्लूडेड एट प्रेजेंट वैल्यू, इतना ध्यान रख लेना। आपको डिस्काउंटिंग करते हुए प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो तो आप साल्वेज वैल्यू का पार्ट बना लेते हो ना डेप्रिसिएशन लगाते टाइम, वो रिकवरी तब होगी, वो तो नेट कॉस्ट लोगे, आप क्या लगना है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? बोलो हाँ या ना। अब निकालो क्वेश्चंस वापस, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने तो आपको कहा था फ्लिप मत करना, मैंने तो कहा ही था फ्लिप मत करना, तुम्हें तो सिर्फ सुनना है, बाकियों को फर्क नहीं पड़ता, किताब बंद करके रखी हुई, बताओ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो भाई, अब क्या लिखा गया एग्जाम्पल 8 में? XYZ लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। आप एक ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हो फॉर इट्स ओन यूज, आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और कंप्लीट हो गया 31 मार्च को, पूरा एक साल लगा है। अगर एक साल लगा है ना, अब क्वेश्चन कहे ना कहे हमेशा आप उसको क्या मानोगे? क्वालिफाइंग एसेट, अच्छा खासा समय लग गया है। वैसे तो ये सारे पॉइंट ये 16 में हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बट मोटा मोटी अभी के लिए बता रहा हूं, एक साल लगा है ना, तो अच्छा खासा समय होता है, क्वालिफाइंग मान लेना। आप क्वेश्चन लिखे या ना लिखे, हमें क्या मान लेना है इसे? क्वालिफाइंग। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेस्ट दिखेगा तो ऐड कर देंगे। चलो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या क्या खर्चा किया? सबसे सर पहले मटेरियल का खर्चा लगा 60 लाख, और इसके अंदर शामिल है 80,000 का मटेरियल जो लॉस ड्यू टू फायर है। बताओ क्या करेंगे? कितना कॉस्ट मटेरियल का एडअप किया जाएगा? 60 लाख में से क्या 80,000 ये जो एबनॉर्मली लॉस हुआ है, क्या ये भी कॉस्ट में एडअप होगा? नहीं। कितने को ऐड किया जाएगा? 59,20,000। तो सबसे पहले हम कहेंगे मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कितने का आएगा सर? 59,20,000, 59,20,000। उसके बाद लेबर लगी है सर, लेबर का खर्चा आया 35 लाख। अब यहां भी क्वेश्चन कह सकता था 4 लाख तो इसलिए देने पड़े क्योंकि वो वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, क्या वो इंक्लूड होता? नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो 35 लाख की वेजेस एज इट इज ऐड हो जाएंगी, 35 लाख वेजेस प्लस और खर्चा क्या लग रहा है? साइट सुपरविजन एक्सपेंस क्या एडअप होगा? यस। आर्किटेक्ट की फीस क्या एडअप होगी? यस। तो यहाँ पे साइट सुपरविजन 5 लाख रुपए प्लस आर्किटेक्ट के 4 लाख रुपए। उसके बाद लेबर लगी है 60,000, 60,000 में से क्या 80,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, 80,000 में से क्या 80,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, 60,000 में से क्या 80,000 का मटेरियल कंज्यूम किया। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी इनका ऐड होंगे? नहीं। एक चीज बस ध्यान रखना, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड स्पेसिफिकली उसी मशीन से रिलेटेड है या उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो ही ऐड अप होते हैं। उसके लिए क्वेश्चन बोल देता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दिस मशीन है, तो फिर इंक्लूड होते, अदरवाइज नहीं होंगे। कंपनी ने 1,20,000 इनॉग्रेशन पे ऐड किए, क्या ये भी ऐड होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, जो खर्चे ऐड अप नहीं होते ना, उसके लिए अगर क्वेश्चन आता है तो नीचे लिख देना नोट डाल के कि ये इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अगर कोई आइटम ऐड नहीं भी होना होता तो भी उसका ट्रीटमेंट आपको बताना होता है कि भाई ये ऐड नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जो ऐड होने हैं वो लिखा, बस टोटल लगाया, आंसर खत्म, नंबर काट लेते हैं इस चीज के जो एग्जामिनर है, क्योंकि वो मानता है कि तुमने देखा नहीं होगा, तुमने गलती से इग्नोर कर दिया होगा, तुम्हें पता नहीं था ये पॉइंट भी था। इसलिए लिखो कि भाई हमने देखा है, लिखा हुआ है, लेकिन होगा नहीं इंक्लूड। बात समझ में आई? आगे क्या कहा देखो, एज पर द टर्म्स ऑफ अप्रूवल, जो हमें बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली है, कहा गया था कि बिल्डिंग बना तो लो सर, लेकिन आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी कि बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा और साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, जैसी है वैसी समतल मैदान बना के देना पड़ेगा। कितने सालों बाद? लेकिन 10 साल। हटाना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसमें खर्चा आएगा सर, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन अमाउंट टू 15 लाख। कितना खर्चा आएगा? 15 लाख। लेकिन क्या वो 15 लाख आज आ रहा है सर? नहीं। कितने टाइम बाद आ रहा है? 10 साल बाद। क्या 15 लाख एज इट इज ऐड कर देंगे? नहीं। एएस क्या कहता है, उसकी क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। आपको डिस्काउंट रेट हमेशा ऐसे केसेस में गिवन होगा। वैसे तो आईसीआई क्या करता है, आईसीआई आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ही दे देता है, मतलब डिस्काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर मान लो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी तो डिस्काउंट रेट गिवन होगा। अब डिस्काउंटिंग करनी कैसे है? 15 लाख की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंट रेट 10%। बहुत सिंपल है, एक बार कैलकुलेटर निकालो, एक ही मिनट में आप समझ जाओगे, कुछ भी खास नहीं होता डिस्काउंटिंग करना। सारे अपने अपना कैलकुलेटर निकालो, इसमें टाइप करो 15 लाख, 15 लाख डिवाइड में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप करोगे 1.10, यानी 1.1 हो जाएगा टेक्निकली। 12% होता तो 1.12, 15% होता तो 1.15, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसके हिसाब से आप कर लोगे। तो 15 लाख डिवाइड में 1.1 इक्वल दबा दो। ये एक बार डिस्काउंट हो चुकी है, हमें 10 सालों के लिए करना है, इसके मतलब 9 बार इक्वल इक्वल दबाते रहो, टोटल 10 बार आपका इक्वल दबेगा मतलब। अब ये कंफ्यूजन भी आती है, गिनती भूल जाते हो सर, 9 बार क्या 11 बार क्या, भाई ये तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेटर में इक्वल दबाने का मतलब पता है क्या होता है? पिछला ऑपरेशन रिपीट कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं। तुम्हें अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 15 लाख को हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, 15 लाख को डिवाइड करना होता है 1.1 की पावर 10 से। कैलकुलेटर में आपको 15 लाख डिवाइड में 1.1 एक बार किया, फिर से टाइप करोगे डिवाइड में 1.1, बार बार ना करना पड़े इसके लिए हम इक्वल दबाते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, आपने पहली बार 15 लाख डिवाइड में 1.1 किया, वो ऑपरेशन कैलकुलेटर में सेव हो गया, अब वो जब इक्वल दबाओगे वो पिछला ऑपरेशन रिपीट कर देगा अपने आप। बात समझ में आई? करके देख लो, 2+2 करो। क्या? हाँ, पहले इसका आंसर बता दो। 5, 78, 315, ये वैल्यू आपकी कॉस्ट में एड अप होगी। उसके बाद ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड open area of the under construction building was temporarily used as a car parking facility and company earned 2.5 लाख from this activity। क्या ये कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा? आपने टेम्परेली कार पार्किंग के लिए इस जगह को यूज कर लिया और 2.5 लाख कमा लिए, क्या ये माइनस होगा? नहीं, ये आपका पीएनएल में अलग से जाएगा। कॉस्ट निकालनी है, बस बन गई कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू 5, 78, 315 कितना बना? 1,08,98,315 रुपए। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? जनरल एंट्री बताना। मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू बिल्डिंग, क्या बोल रहे हो?
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने वैल्यू से? 1,08,98,315 से। वो तो प्रेजेंट वैल्यू है सर, बैंक से पैसे तो फालतू निकला होगा, 15 लाख चला गया होगा। जनरल एंट्री तो बताओ, बताओ बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, तुम बताओ ना, दिमाग तो लगाओ। मतलब मान लो कल को सीए बन जाओगे और कहीं सिचुएशन में फंसे तो क्लाइंट से भाई एंट्री तो बता यार, ऐसे थोड़ी होता है। जनरल एंट्री तो पास करवा एक बार। अच्छा मेरा नाम लगाओगे, मतलब हर चीज तुम्हें कोई ना कोई सिखा के जाए तभी तुम सीखोगे। हमारे दिमाग की बहुत कैपेसिटी होती है। मैंने सारा सेल्फ किया था, मेरे को किसने सिखाया है? मैंने तुम्हें बताया, मुझे किसने बताया? तुम खुद। मैं एक बात मानता हूं, तुम खुद दिमाग लगाओ ना, तुम खुद सोच सकते हो। अब जरा सोच के बताओ क्या एंट्री बनेगी। अच्छा बिल्डिंग तो डेबिट होगी, कितने से? 1,08,98,315। अब इसमें से ये पैसा तो एक्चुअल में बैंक से गया है ना, कितना बनता है टोटल? 1 करोड़, 1,03,00,000। ये पैसा तो एक्चुअल में बैंक से गया है, तो इसके लिए तो हम लिखेंगे टू बैंक, 1,03,20,000। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बेसिकली एक लाइबिलिटी है, जो आज पे नहीं करनी, वो फ्यूचर में पे करनी है। तो बुक्स में एंटर किया जाता है टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। बुक्स में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, कितने रुपए पे? 5,78,315 रुपए पे। किसको? नहीं, मैं भी बताता हूं, आगे की और अकाउंटिंग बताऊंगा। वैसे ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूरी अकाउंटिंग बता रहा हूं इसकी एक्चुअल में की क्या जाती है। दिस विल बी द एंट्री। जिस दिन आप एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे उस दिन ऐसे एंट्री पास करोगे। ये पैसा बैंक से दे दिया, ये एक लाइबिलिटी है। अब पता है एक और काम हर साल आपको करना होगा। एक चीज याद रखना, पूरे अकाउंट्स के लिए बता रहा हूं, वैसे हमारे अकाउंट्स में कम काम आता है, सीए फाइल में तुम्हारे एफआर में ज्यादा काम आएगा। हमारे जो एएस है वो टाइम वैल्यू को ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन जितने भी इंडेस तुम पढ़ने वाले हो वो सारे टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हुए बनाए गए हैं। कोई पैसा 4 साल बाद जाना है तो वो सीधा कहते हैं भाई आज की वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे निकालो उसे। वहां तो हमें करना ही करना पड़ता है सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे। अब इसकी फर्दर अकाउंटिंग क्या होगी? ये खर्चा आपने प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाया है, इसको हर साल हम अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड करने का मतलब क्या है? हर साल इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो एंट्री बनेगी फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट। एक साल बाद बता रहा हूं मैं, एक साल बाद एंट्री बनेगी फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट। कितना सर? 5,78,315 को 10% से आप डिस्काउंट करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना, 2। और ये इंटरेस्ट किसी को देना नहीं है, इसी प्रोविजन के अंदर एडअप कर दिया जाता है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। 57,832, 57,832 इंटरेस्ट चार्ज कर दिया एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। और ये एक फाइनेंस चार्ज है, फाइनेंस चार्ज कहां चला जाएगा अल्टीमेटली? एसपीएल में। अब जरा बताना, एक साल बाद देखो, इतना प्रोविजन तो बनाया ही था, इतनी वैल्यू इंटरेस्ट के नाम की और एडअप कर दी, एक साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन अब कितनी वैल्यू हो चुकी है? 5,78,315 प्लस 57,832, कितनी वैल्यू हो चुकी है? 6,36,147। अगली बार फिर एंट्री सेम पास करोगे, लेकिन इस बार 10% किसका लगा दोगे? 6,36,147 का, मतलब 63,615। फिर उससे अगले साल फिर वही चीज चलती रहेगी। पता है 10 साल बाद आपके पास कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा? पूरा 15 लाख रुपए जो आपको खर्च करना है। तरीका समझ में आया? और फिर 15 साल बाद आपकी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन में एक्जैक्टली 15 लाख रुपए होंगे, वो पे कर देना, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन टू बैंक। लायबिलिटी खत्म, पैसा चला गया। पूरी अकाउंटिंग ऐसे वाइंड अप होती है। क्या ये बात समझ में आई? चलो एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क है, करके देख लेना एक बार, ये सारे एग्जाम्पल रीड कर लेना, इसके अलावा बुक के क्वेश्चन में
जो आपके क्वेश्चंस है एग्जाम्पल में, तो इससे अगला एग्जाम्पल करके देख लेना। क्वेश्चन में 1 और 2 हमारे कल हो गए थे, जिसने नहीं किया वो कर लेना। 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेवन का 1, 7 का फर्स्ट पार्ट, 8, बस ये कर लेना। मैं लिख रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये कल हो गए थे, 3, 4 आज है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल 1 से लेके 9, इतना काम हमारा हो गया है। मोटा मोटी वैसे एएस का मेन काम हो गया है, 2 दिन में इसको पूरा कर देंगे। ये